हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का। नीट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। तो कम से कम टाइम में मैं आपको इसको पूरा चैप्टर रिवाइज़ करवा के कंसेप्ट के साथ कुछ फार्मूले वगैरह रिवाइज़ करवाऊँगा ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकें प्रैक्टिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन चैप्टर में पहला पॉइंट है यहाँ पे कि सोल्यूशन होता क्या है। एक्चुअली सोल्यूशन है क्या। सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब समझ लो, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे एक ग्लास का पानी ले लिया और एक ग्लास पानी है, इसमें मैंने चीनी डाल दिया तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, सैंड की तरह नीचे ना बैठ जाए। उस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस हो गया। सोल्यूशन दरअसल 2 चीज़ों से हम देखेंगे बना हुआ होगा। एक सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा। ज़्यादातर केसेस में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ये बात भी लिखी है। कई तरह के सोल्यूशन होते हैं, जैसे अगर 2 चीज़ों से मिलकर बना है बाइनरी। टर्नरी कब बोलेंगे, जब 3 से, और क्वाटरनरी कब बोलेंगे, 4 से। तो आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ बाइनरी है, तो हम बाइनरी पे ही फोकस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो बाइनरी सोल्यूशन हम देखेंगे। तो पहला है एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन। डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन टर्म्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर ये टर्म्स आपको आएंगे तो आपके कई सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स या फिर मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। हर एक चैप्टर में आपको ये बेसिक टर्म्स यूज होती हैं। तो जैसे पहला है परसेंटेज वेट बाई वेट। इसको पढ़ने में परसेंटेज वेट बाई वेट है, लिखा जाता है मास ऑफ सल्यूट और नीचे लिखा जाता है मास ऑफ सोल्यूशन, पूरा टोटल इंटू 100% में अगर बताना है तो ये आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं कि फार्मूला आपका ये फार्मूला है। आप चाहे फार्मूला याद करें, लेकिन फार्मूले से क्वेश्चंस ना करें। आप इस तरीके को यूज करें जो हम बता रहे हैं आपको, कि 10% वेट बाई वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एक्वस सोल्यूशन में कहीं लिखा है, तो इसका मतलब समझें आप कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है कितने 100 ग्राम सोल्यूशन में। आपको ये हिंट मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पॉइंट को पढ़ते हो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ऐसे यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट है कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिखा है सर, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब भाई समझ लेते हैं कि फार्मूले वाइज की मास ऑफ सल्यूट और नीचे सर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में लेना है, ml में, इंटू 100, ये आ जाता है। फिर इसको भी हम फार्मूले से नहीं अपने तरीके से यूज करके सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे लिखा 10% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब समझो कि भाई 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ml। ध्यान रखना भाई, ml में बात कर रहे हैं, ml सोल्यूशन में। तो इस तरह से आपको हिंट मिल गई कि एक वॉल्यूम पता चल गया और एक वेट ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट पता चल गया। अगला तीसरा पॉइंट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। इसको भी समझ लेते हैं यार अपने तरीके से। 10% V बाई वी लिखा है, इसका मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 10 ml कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ml सोल्यूशन है। ये हम बेसिक से चीज़ें ध्यान रखेंगे। स्ट्रेंथ बहुत कम टर्म यूज किया जाता है लेकिन हम ध्यान रखेंगे। स्ट्रेंथ का लेना देना बिल्कुल मोलरिटी जैसा ही है, बस यहाँ पे स्ट्रेंथ में क्या यूज करते हैं, मास ऑफ सल्यूट यूज करते हैं, ना कि मोल्स यूज करते हैं। बाकी कहानी सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बाकी सब कुछ सेम रखना है आपने। ठीक है ना। पर पार्ट्स पर मिलियन एक टर्म पीपीएम करके यूज किया जाता है। पीपीटी भी होती है लेकिन जरूरत नहीं है। आप नीट के लिए जा रहे हैं तो आप पीपीएम के बारे में जरूर ध्यान रखें, एनसीईआरटी में दिया है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट, कितना सल्यूट प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन में, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 6। मिलियन का मतलब ही होता है 10 की पावर 6। तो भाई ये बात याद रखना है। अब इसको भी हम इस वाले कंसेप्ट के थ्रू याद रखेंगे जो आपको एग्जांपल में नीचे लिखा है मैंने। देखो लिखा है 10 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इन एक्वा सोल्यूशन। इसका मतलब भाई ये समझ लो कि अगर 10 ml कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मतलब सोल्यूशन का कितना होगा, 10 की पावर 6 ml। यहाँ पे ml में लिया है तो ml में ही लेंगे। अगर बाय द वे यहाँ ग्राम में लिया है तो यहाँ पे भी ग्राम में लेंगे। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन। ऐसे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अगला आता है मोल फ्रैक्शन। सीधा सीधा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मोल्स का फ्रैक्शन। तो यानी कि ऊपर मोल्स ऑफ ए, किसी आप ए का निकाल रहे हो तो ए ऊपर रखोगे, बाकी नीचे टोटल्स, यहाँ पे बी नीचे टोटल्स। दोनों मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है हमेशा ऑलवेज 1 होता है। तो आपको अगर एक पता है दूसरे का आप माइनस कर सकते हो 1 से, तो आंसर आ जाएगा अपना। अगला जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का है वो है मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लिया जाएगा। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा। और यहाँ पे एक ये ध्यान रखना है कि भाई सोल्यूशन है और उसका क्या लेना है, लीटर में लेना है अमाउंट। अगला आता है मोललिटी। मोललिटी पे स्टार लगा लो, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर आता है, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। भाई साहब बहुत अच्छे से याद रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे केजी में, और ये बहुत ज़्यादा गलती होती है बच्चों से। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ध्यान रखना।
अगला सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया भाई मिक्स करना। अब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में कैसे मिक्स कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं चेंज हो सकते हैं। तो लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, यानी प्रेशर टेम्परेचर फिक्स करके उस पर मिक्स कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी हम करने जा रहे हैं किसका? सॉलिड इन लिक्विड में। तो उसके बारे में क्या है कि जैसे मान लो मिक्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको एक पॉइंट में दिया गया है। सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ मिक्स किया, डिजॉल्व हो जाएगा, ओके। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे शुगर है और वाटर के साथ मिक्स किया, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा है नेप्थलीन वाटर में मिक्स करोगे या एंथ्रासीन वाटर में मिक्स करोगे, नहीं डिजॉल्व होगा। इसका फंडा क्या है? आप चीज़ों को उन्हीं को डिजॉल्व कर सकते हो, यानी कि एक ट्रिक दी है, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब समझो, अगर आप पोलर को मिक्स कर रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पोलर को मिक्स कर रहे हो तो पोलर के साथ ही मिक्स होगा, यानी कि वाटर क्या है, उसके पास डाइपोल मूवमेंट है। और अगर सोडियम क्लोराइड की बात करो तो वो भी चार्ज में टूट जाते हैं, इनके पास भी डाइपोल मूवमेंट है। तो दोनों को तभी मिक्स किया जा सकता है जब एक जैसे नेचर के होंगे, यानी पोलर मिक्स इन पोलर, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, यही हमारा एक ऊपर ट्रिक है। अनलाइक में डिजॉल्व होगा, यानी नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। अच्छा, वाटर में नेफ्थलीन नहीं मिक्स हो रहा था, लेकिन नेफ्थलीन को अगर एंथ्रासीन के साथ मिक्स किया जाए तो वो 100% मिक्स हो जाएगा। यही एक कंसेप्ट है जो ऊपर मैंने बताना था। नीचे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को रोक सकते हैं या सॉल्युबिलिटी पे असर डाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड को हम मिक्स कर रहे हैं किसमें? लिक्विड में। उसी के बारे में पहला फैक्टर्स के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसा है, यानी कि पोलर है, नॉन पोलर, वो वाले नेचर को देखना है, ठीक है भाई, पहला पॉइंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दो केस बनते हैं, पहला है एंडोथर्मिक, दूसरा है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कैसे पता चलता है भाई? जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो तो एंडोथर्मिक, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। ये एनर्जी देने से मिक्स ज्यादा होगा, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और एक्सोथर्मिक है, यानी कि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि मैं खुद हीट रिलीज कर रहा हूं, आप क्यों हीट दे रहे हो? तो यानी कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक। अगला आता है इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड। कुछ भी ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि भाई सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड उसी को बोला जाता है जो नॉन कंप्रेसिबल होता है। अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, बहुत सिंपल सी बात है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। आपने कैसे मजे लिए हैं कोल्ड ड्रिंक के? भाई CO2 का उसमें मजा लेते हो ना कोल्ड ड्रिंक में, तो वो कैसे भरा जाता है? हाई प्रेशर अप्लाई करके। हाई प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक में अच्छे से मिक्स होता है। अगर आप गर्मा गर्म करके पियो तो फिर मजा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि CO2 सारी उड़ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उड़ जाता है। तो हेनरी लॉ भी इसी के बेस पे आया है। हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि भाई पार्शियल प्रेशर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। KH एक हेनरी कांस्टेंट होता है। KH की वैल्यू अलग अलग सोल्यूशन के लिए डिफरेंट होता है। ये डिसाइड करता है, ये बताता है, इसकी वैल्यू अगर आपको ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको मिक्स करने के लिए। और एक फार्मूला है जो आपको बताना था, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, लिख देता हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू KH इंटू प्रेशर। ये आ जाता है एक फार्मूला यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये फार्मूला मतलब रेयर है यूज करने में, मोलरिटी या सॉल्युबिलिटी वहां पे वर्ड यूज कर सकता है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। अगला जैसे एक ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पे, tan थीटा जो है स्लोप है इस ग्राफ का, और वो वैल्यू किसकी देता है? KH। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में आया भाई, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, दो लाइनें बता दी, पूछेगा बता भाई θ1 और θ2 दे दिया इनका, बताओ किसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है? तो भाई जिसका स्लोप ज्यादा उसका क्या हेनरी कांस्टेंट ज्यादा। और यह पूछ सकते हैं तुमसे इनडायरेक्टली, हेनरी कांस्टेंट की बजाय वो पूछेगा बताओ सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा। आपने क्या देखना है? जिसका KH ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, सिंपल सा पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन भी मैंने अच्छे से लिख दी है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH गिवन प्रेशर पे लोअर द सॉल्युबिलिटी, उसकी उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी उस लिक्विड के अंदर। बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, ये NCERT का डाटा है, ठीक है। अब देखते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हम जो इतना चिल्ला के पढ़ रहे हैं हेनरी लॉ, इसका क्या यूज है और पहली बार कैसे यूज किया गया। तो पहले तो आप कोल्ड ड्रिंक का जो चस्का ले रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, सोडा का, इसमें जो सील्ड बोतल के अंदर भरा जाता है CO2 वो हाई प्रेशर अप्लाई करके ही भरा जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में वगैरह में यूज किया जाता है। अगला दूसरा यूज है कि आपने स्क्यूबा डाइवर के नाम सुने होंगे, कि वो लोग जो गोताखोर होते हैं समंदर में जाते हैं
तो भाई सिलेंडर पीछे बांध के जाते हैं। तो उस सिलेंडर में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में भरा जाता था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भर दी जाती थी, ठीक है। अब वो नीचे जाएंगे, अब सोचो नीचे जा रहे हैं तो डेप्थ में जाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से खून के अंदर जल्दी जल्दी उनके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जाएगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा ये कंटेंट ग्लास मतलब गैसेस की जाएगी। तो सोचो पहले जाते टाइम तो ठीक था, लेकिन जब वो बंदा ऊपर आएगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा, तो जो उसके बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन इन सबका बढ़ गया है, वो जल्दी से बाहर बॉडी के आना चाहेगा, और जल्दी से आएगा तो सोचो ब्लड वेसल है यार, सोचो वो ब्लड वेसल है और उसके बीच में एक बबल्स बन जाएंगे, किसके, नाइट्रोजन के। अब ये नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो कंटिन्यूटी है ना खून की, वो रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा। इससे वजह से उसकी डेथ हो सकती है, या फिर वो कोमा में चला गया, सोच लो ऊपर आ रहा था बेहोश हो गया, तो उसकी डेथ भी हो जाएगी ना पानी में डूब के। इसीलिए फिर बाद में क्या किया गया, मिक्स करते गए, 3 गैसेस के मिक्सचर को यूज किया। अब हीलियम क्या है, बहुत हल्की गैस है, जैसे प्रेशर कम होगा तो सबसे पहले हीलियम भागेगी, तो ये जैसे बबल के फाड़ते हुए निकलेगी, तो ये बबल्स जो बीच में बने थे ये टूट जाएंगे, जिसकी वजह से फिर से कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाती है खून के अंदर। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, बैंड। अगर ये ब्लॉक कर रहा है किसको, खून को, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, बैंड। तो ये एक हमने पूरा पैराग्राफ में लिख दिया है, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे, नोट्स में देखकर आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और है कि जो माउंटेनर्स हैं, जैसे जो हाइट पे रहते हैं, तो उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अगर लेवल डिक्रीज होगा तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एनोक्सिया बोल दिया जाता है, ठीक है। अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, क्या भाई असर पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, यानी एनर्जी रिलीज हुई नेगेटिव, तो आपने क्या याद रखना है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर पॉजिटिव होता तो उल्टा सीधा सीधा बोल देते, इसका डायरेक्टली है, ठीक है ना। अब आता है राउट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है राउट्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के प्रेशर को यूज के जो कंसेप्ट आया था, उन्हीं के प्रेशर वाले कंसेप्ट के थ्रू ही बनाया गया है। तो लिखा गया पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू प्योरेस्ट स्टेट में जो उसका प्रेशर है। अगले में भी ये लिखा मोल फ्रैक्शन उसका और उसके प्योर वाला प्रेशर। अगला आता है इन वेपर फेज में, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कैसे बोल रहा है, लिक्विड है, गैस है या वेपर फेज है। वेपर फेज में होगा तो याद रखना पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है, ये वाली लाइन जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है मोल फ्रैक्शन की है, ये वाली वेपर प्रेशर की है। तो नॉर्मल सा ये एक लाइन देखो मैंने हाइट पे बनाई है, एक लाइन नीचे डाउन में बनाई है। अच्छा, डाउन वाला रिप्रेजेंट करता है कि ये मोल्स फ्रैक्शन ऑफ किसके हैं, सल्यूट है। ज़्यादातर आपने देखा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सल्यूट। मैंने सल्यूट को ए लिख दिया है, तो इसका कम होगा, इसीलिए ये लाइन थोड़ा सा नीचे है और ये लाइन ऊपर है। तो इसको जब हम जोड़ देते हैं तो ये पी टोटल या पी सोल्यूशन का जो है हमें प्रेशर मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने एक्स ए को 1 रखा है तो इधर एक्स ए को 0 रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक अगर अमाउंट घटेगा तो दूसरा अमाउंट 100% बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगला आता है राउट्स लॉ नॉन वोलाटाइल सल्यूट के लिए। तो नॉन वोलाटाइल का प्रेशर क्या हो जाता है प्योरेस्ट स्टेट में, 0, क्योंकि भाई सॉलिड चीज है, नीचे जाके बैठ जाएगी तो उसका प्रेशर कुछ लगेगा ही नहीं, इसीलिए हम इसका क्या लिख देते हैं, 0। तो पार्शियल टोटल प्रेशर जो आएगा वो किसी एक जो दूसरा वाला है आपका सॉल्वेंट, उसके प्रेशर और इनटू मोल फ्रैक्शन उसी का, उसकी वजह से आएगा। आइडियल सोल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आइडियल और नॉन आइडियल। तो आइडियल वो होते हैं जो ओबे करते हैं राउट्स लॉ को, और जो नहीं करते उनको नॉन आइडियल बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर जो होता है इसमें एग्जैक्ट उसका मोल फ्रैक्शन और उसके बराबर मल्टीप्लाई करके आता है दोनों में, और इसमें बराबर नहीं होता, तभी तो भाई नॉन आइडियल है। इसमें जो मिक्सचर बनाते हैं उसका इंथैल्पी चेंज हमेशा 0 होता है, यानी कि अगर मान लो पहले 340 था प्योर स्टेट में, अगर आप उसमें चीनी डालते हो तब भी 340 ही मिलेगा, कोई चेंज या बदलाव नहीं आएगा। वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, अगर 400 ml पहले था, आप उसमें कुछ शुगर वगैरह डालो तब भी वो फिर से ही 400 ml रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में दोनों ही चेंज हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और देखो एक बात, इस वाले केस में अगर मान लो नया सोल्यूशन बना है तो उसमें ए बी का इंटरेक्शन आ गया, अब ए और बी दोनों आपस में बॉन्ड बना के कुछ इंटरेक्शन करेंगे। पहले जो ए था बी बी था, उनके बीच में इंटरेक्शन था, ये तकरीबन सिमिलर होगा, एक जैसा होगा उस सोल्यूशन के और उनके प्योरेस्ट स्टेट वाले इंटरेक्शन के, ठीक है। इस वाले केस में बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखा है डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। जो आइडियल सोल्यूशन है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते और ये बनाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो होता है कि जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे आपने वाटर देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस है, आप इसके अंदर कुछ डालोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर भी मेंटेन ही रहे, 90 या 100 के बीच में ही रहे, ज़्यादा चेंज ना आए, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे
चेंज इस वाले केस में नॉन आइडियल सोल्यूशन में चेंज नहीं होता, वो एग्जैक्टली आपको एजियोट्रॉपिक मिल जाएगा। जैसे मान लो 100 था पहले प्योर स्टेट में, आपने कुछ डाला फिर भी उसी 100 के करीब मिलेगा, लेकिन इसमें फर्क आता है भाई। इसीलिए यहाँ पे कुछ उल्टा केस हो गया है कि राउल्ट्स लॉ में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनता है और इस वाले केस में बन जाता है। किस केस में? यानी आइडियल में। आइडियल में बनता है, नॉन आइडियल में नहीं बनता। पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन की दो कैटेगरी और आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जल्दी से बात करते हैं। तो भाई इसमें पॉजिटिव डिविएशन के बारे में सुन लेते हैं क्या है और नेगेटिव डिविएशन क्या है। यार पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ फायदा हो रहा है, और नेगेटिव का मतलब कुछ नुकसान हो रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब फायदा कैसे होगा फायदा? जब आपका इंटरेक्शन पहले वाला जो था, जैसे मान लो ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जो आपने सोल्यूशन बनाया उसका इंटरेक्शन जो बॉन्ड है बीच में वो कम हो गया, वीक हो गया। इसका मतलब ये हो गया, अगर वीकनेस है तो इसका मतलब है जल्दी गर्म करके जल्दी जल्दी उड़ जाएंगे, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा जल्दी आएगा। इस केस में उल्टा केस हो जाता है, यानी ए बी जो नया बॉन्ड बना है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पहले वाले केसेस के कंपेरिजन में। तो यही बात यहाँ से इनको दोनों को अलग बनाती है। इसका मतलब है पॉजिटिव का मतलब है जैसे आपका प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर था 10, अब मिलेगा 12, ज्यादा क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड हो गया है। इस केस में आपका पहले 10 था, अब मिलेगा 8, उल्टा हो गया नेगेटिव डिविएशन। अब इन दोनों केस में कैसे याद रखोगे? इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर 1 होगा या पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है पॉजिटिव होगा या 0 से ज्यादा होगा। मिक्सचर का जो वॉल्यूम चेंज है वो भी 0 से ज्यादा होगा या पॉजिटिव बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये बात भी लिखी है कि इनिशियल जो प्रेशर है, ये वाला जो आपका आई मतलब इनिशियल नहीं है, यहाँ पे आई मतलब है इस सोल्यूशन का जो प्रेशर है पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा और इस वाले केस में कम मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी उसी का उल्टा है, मिक्सचर का जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो जाएगा और वी भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि जो पॉजिटिव डिविएशन वाले होते हैं ना, वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के आइसोट्रॉप्स बनाते हैं। बिल्कुल सही है यार, मिनिमम तो बनाएंगे ना, क्योंकि इनका इंटरेक्शन जो है कम हो गया था, तो इसकी वजह से इनका जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा उसका तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जल्दी जल्दी उड़ जाएगा हवा में गर्म करने पे। जो ये वाले हैं ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। आपको नीट में जो है ना क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग से डाल सकते हैं कि बताओ यार इनमें से बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने ये देखना है कौन नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल है और कौन पॉजिटिव। अगर नेगेटिव का हुआ तो उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर उसका पॉजिटिव का एग्जाम्पल हुआ उसका कम होगा। और कुछ नहीं है भाई, कोई लेना देना नहीं है। ट्रिक कैसे याद करना है? पॉजिटिव डिविएशन की जो एग्जांपल्स हैं, ट्रिक हैं, उन कैसे याद करेंगे? ट्रिपल ए से। आपने ट्रिपल ई सुना होगा, अब ट्रिपल ए भी सुन लेते हैं। तो ट्रिपल ए का मतलब है ए फॉर ऐड के लिए, यानी पॉजिटिव का साइन होता है, पॉजिटिव से याद आएगा अपने को पॉजिटिव डिविएशन की एग्जांपल। ए फॉर एसीटोन, एसीटोन से याद रहेगा ए, और ए फॉर अल्कोहल, इनसे याद हो जाएगी हमें ट्रिक। कहीं भी अगर इन तीनों में से आपको कैसे पहचानना है, पॉजिटिव, ए फॉर ऐड और ए फॉर एसीटोन, ए फॉर अल्कोहल। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे इथेनॉल अल्कोहल है भाई, और एसीटोन, यहाँ तो दोनों मिल गए, तो इसका मतलब ये कौन सा डिविएशन है? पॉजिटिव। और देखो CS2 एसीटोन, एसीटोन फिर से आ गया, ए अपना उसमें है, तो यानी कि ये भी एग्जांपल है पॉजिटिव डिविएशन का। मेथनॉल अल्कोहल, और यहाँ पे क्या है? वाटर, ये भी क्या है? पॉजिटिव डिविएशन का अपना एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेगेटिव में देख लेते हैं ट्रिक। नेगेटिव में भाई मैंने ट्रिपल ए वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है कि एसिड होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म मिल जाए, और यहाँ पे फिनोल हो, तब आपको थोड़ा सा समझ जाना है कि भाई वो कौन सा एग्जाम्पल है अपना नेगेटिव डिविएशन का। देखो फिनोल विद एनिलीन, फिनोल दिख गया तो फिर से मार देंगे फटाफट एग्जाम्पल में, कौन सा? नेगेटिव डिविएशन। क्लोरोफॉर्म मिल गया, एसीटोन। अब देखो उसमें भी एसीटोन मैंने बताया था आ जाए, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर जो होता है ना वो क्लोरोफॉर्म है, इसलिए क्लोरोफॉर्म पे हमने ज्यादा फोकस रहना है। अपने इस ट्रिक में डब्बे में जो लिखा है एसिड, क्लोरोफॉर्म, फिनोल, अगर क्लोरोफॉर्म आ रहा है तो आपने डोमिनेंसी किसको दे देनी है? नेगेटिव डिविएशन की। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि Cl 3 ग्रुप हैं, ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। आप माइनस आई इफेक्ट से जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। और आ गए सल्फ्यूरिक एसिड HCl, इसका भी मिक्सचर इज नेगेटिव डिविएशन। क्लोरोफॉर्म ईथर, यहाँ पे भी क्लोरोफॉर्म आ गया, नेगेटिव डिविएशन। सिंपल सा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे किस तरह से चेंज होती है? वो चेंज होती है और डिपेंड करती है किसके? सल्यूट ऑफ पार्टिकल से। इतने ज्यादा सल्यूट ऑफ पार्टिकल्स डालते जाओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब हो गया P जो आपका इनिशियल स्टेट में था माइनस जो सोल्यूशन का है डिवाइडेड बाय P नॉट, यानी प्योरेस्ट फॉर्म में मोल्स फ्रैक्शंस यहाँ पे रेशो आ जाते हैं। हम कैसे लिखेंगे इसको? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योरेस्ट स्टेट में डालेंगे, और यहाँ पे आ गया मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगला आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैंने ग्राफ भी बनाया है, तो वो ग्राफ आपको देखना है और याद करना है भाई, NCERT में है तो नीट में आने के चांस हैं, ठीक है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ के ही पता चल रहा है भाई एलिवेट होगा, बढ़ेगा, तो ठीक है बढ़ा देते हैं। कैसे? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी। के बी इज ए एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी लिख सकते हो, लेकिन जो अनोखा नाम हो उसको आप जरूर रखो। ऐसे तो कोई भी दिमाग लगा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद तो रखने वाला एक और पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है, के बी यानी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर टाइम्स में प्रोपोर्शनल है। यानी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ये भी वैल्यू चेंज होती है स्क्वायर टाइम्स में, ठीक है। और अगला एक ग्राफ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो यार एलिवेट हुआ है, पहले ये बॉइलिंग पॉइंट का जो प्योर सॉल्वेंट था ऐसे ग्राफ था, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। तो देखो यहाँ टेम्परेचर अगर मान लो 300 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 310। तो एलिवेट वाला ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा जो आपको पहचान में आ जाएगा कि भाई ये ग्राफ जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें हमने याद रखा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, और के एफ यहाँ पे भी वही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई टेम्परेचर के स्क्वायर टाइम्स में प्रोपोर्शनल हूँ। के एफ की जो कांस्टेंट का नाम दिया गया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम ग्राफ के बारे में नोटिस करते हैं, उस वाले से ग्राफ थोड़ा सा अलग है। ये इस ग्राफ में देखो ये वाला एक लाइन दे रहा है सॉलिड सॉल्वेंट है, ये वाला दे रहा है लिक्विड सॉल्वेंट है, ये वाला अपना सोल्यूशन दे रहा है। अब देखो यार अगर हम सॉलिड की चीज़ों को डालते जाएंगे, ठीक है, तो जो अपना प्योर वाला लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना सोल्यूशन बनने के बाद वो रिड्यूस हो जाता है। देखो आगे आ गया ग्राफ, ये कुछ लाइन आगे शिफ्ट हो गई और ये लाइन थोड़ा सा पीछे थी, तो इससे पता चलता है डिप्रेस्ड हुआ है यानी गिर गया है बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें ग्राफ समझ में आ जाएगा ये ग्राफ कौन सा है, ये अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। या फिर आपने चिमटा देखा होगा या फिर ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाना और ऐसे, तो ये देख लो कुछ उसी तरह से आ जाएगा याद करने में कि हाँ भाई उस तरह की डायग्राम बनी होनी चाहिए। तो अगला देख लेते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर आ गया तो ये पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, CRT लिख देते हैं। अगर दोनों का प्रेशर बराबर है सोल्यूशन का, एक कंटेनर इधर है और एक इधर, इन दोनों का बराबर है तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और अगर ये मान लो पाई 1 का ज्यादा है और पाई 2 का कम है, ठीक है, तो जिसका ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक और जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक। अगला आता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये कैसे निकालते हैं, वान हाफ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं आई से। तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया है जिसको हमें ध्यान रखना है। कैसे कह रहा है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व तो वही किया जाता है जो एक्सपेरिमेंटल हो, आपने लैब में कुछ और निकाला और आपके जो कैलकुलेशन से आई वो अलग है, तो ये याद रखना हमेशा ऑब्जर्व वाला ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब है आई की वैल्यू आती है ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्जर्व वाला हमेशा कम आता है और ये कैलकुलेटर वाला अपना जो नॉर्मल गिवन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है। अब आता है डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन के लिए हमें आई कैसे निकालना है, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये अपने को बिल्कुल आधी रात में भी कोई पूछे तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। आप ये सब नहीं करोगे तो फिर आपकी नीट करने का मकसद ही नहीं, मतलब कोई करना ही नहीं चाहता, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि 100% लेना है और 100% ही उसको यूज करना है। 100% का मतलब हो गया वैल्यू 1 लेंगी अल्फा की, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड का वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो जैसे कुछ नहीं दिया था कि अल्फा कितना है तो हमने 1 लेना है यानी कि 100%। तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया है कि अल्फा इसका 100% लिया है जिसकी वजह से वैल्यू 1 आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा है 1 और 3, इसका मतलब ये एल्युमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 3, टोटल कितने आयंस हो गए 4। तो एन की वैल्यू जो हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे वो कितना आएगा 4, तो यहाँ 4 × 1 आंसर आ गया 4, ठीक है। अगला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो भाई साहब जो बाहर जितने होंगे उनको काउंट करना, यानी 2 थे 2 लिख दिया, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होगा उसको एक ही मानेंगे। तो टोटल कितने नंबर आ गया इनका 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया। अब हम अपने फॉर्मूले में डाल देते हैं और आंसर आ जाता है 3, ठीक है। अगला अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो अपना दिमाग नहीं चलाना भाई 100% वाला, फिर 70% दिया है तो 0.7 वैल्यू यूज करेंगे अल्फा की, और फार्मूला वही 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन की वैल्यू कितनी है 4 है क्योंकि एक क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है और एक एल्युमिनियम है, ठीक है ना। तो इनको ऐड करके हमने 4 डाल दिया और ये सॉल्व किया तो आंसर आ गया 3.1, ओके। अब अगला केस आता है एसोसिएशन का, ना के बराबर पूछा जाता है लेकिन चलो फॉर्मेलिटी है पढ़ लेते हैं। तो एसोसिएशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई एन। अच्छा इसमें ये चीज कोई याद करना नहीं है या रटने वाली बात नहीं है, सिंपल से समझो कि जैसे आप 4 लोग हो 3 लोग हो, ये 4 लोग से फ्री है, अब इनको कंबाइन करके एक बन जाएगा, तो यार सोचो फ्री आयंस कम होंगे तो उसकी आई की वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीज। तो कम कैसे कर सकते हो आप, नीचे डाल दो डिवाइड में डाल दोगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी जिसकी वजह से आंसर कम आएगा। तो इस तरह से याद रहेगा, ठीक है।
अब एग्जांपल में देखो जैसे कैसे आएगा क्वेश्चन में, ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है डाइमर, डाइमर से हमें हिंट मिला कि भाई दो लोग जुड़ गए हैं, डाइमर बन गया, यानी एसोसिएशन का केस है। ठीक है, एसोसिएशन का केस है तो एन की वैल्यू 2 आ गई, डाइमर बोला है तो 2, अल्फा कुछ नहीं दिया तो कितना ले लेंगे 1, तो यहाँ से सॉल्व किया आंसर आया 0.5, यानी कि वैल्यू कम आएगी आपकी सोच से। ठीक है, अब आता है एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव वो प्रॉपर्टी है जिसमें आई का मल्टीप्लिकेशन लग जाए। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तब भी आप यही फॉर्मूले यूज करोगे, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, क्वेश्चंस गलत होने के चांस हैं। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आ गया, आई एक मल्टीप्लाई हो जाएगा के बी इंटू मोलैलिटी, और ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई आ गया, के एफ लग जाएगा, कांस्टेंट है, और मोलैलिटी आई पाई जो है ऑस्मेटिक प्रेशर है, आई आ गया सी आर टी, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो थैंक यू, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।